नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। आज का ये जो सेशन रखा है एक खास सेशन ESIC एग्ज़ाम रिव्यू एंड CGL स्ट्रेटजी। आज सुबह से ही हम लोग ESIC जो UDC एग्ज़ाम है 2022 उसके रिव्यूज़ ले रहे थे और आपके सामने सारे सेशंस आ चुके होंगे आज के डेट के 19 मार्च के। अब इस सेशन में मेरे साथ एक और शख्स जुड़ेंगे तो मैं फ्रेम में लेके आना चाहूँगा। हितेश सर आप आएँ। हितेश सर का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आशीष क्लासेस पर। हितेश सर मेरे साथ वीनस गुरुकुल टीम का हिस्सा हैं और मैथमेटिक्स और रीजनिंग डील करते हैं। वैसे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं लेकिन रीजनिंग बहुत शानदार इनका सब्जेक्ट है। जहाँ मैं रीजनिंग कह रहा हूँ, बार बार मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि रीजनिंग आजकल इतना आसान पेपर आता नहीं है। क्यों हितेश सर, मैं सही कह रहा हूँ? सर जैसे आज पेपर देखे गए उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन देखे गए थे जिसमें रीजनिंग नहीं हो पा रही थी बच्चों से, बाकी मैथ आराम से कर रहे थे वो, क्योंकि पजल टाइप में क्वेश्चन दे रहे थे। और ये बात मैं आपको जो आगामी एग्ज़ाम लगेगी MTS से उन बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ, या स्टेनोग्राफर की जिनके एग्ज़ाम है कल उनको भी बोलना चाहता हूँ कि वो एक बार है ना ये पजल टाइप के क्वेश्चन है ना उनको ज़रूर पढ़े भाई, है ना, उनको पढ़ के ही जाए। अदरवाइज आपको उस जितना टाइम दे रहे हैं उतने टाइम में आपसे हो नहीं पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें इन चीज़ों का थोड़ा सा, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, और पजल वाले क्वेश्चनों को ज़्यादा शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करें। बहुत आसान पेपर था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर मांगेगा आपसे। प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप आराम से कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मेरे को यहाँ पर आने का मौका दिया, और आप सभी से भी मैं जुड़कर बहुत खुश हूँ कि आप सभी का प्यार भी मेरे प्रति उतना ही रहे जितना सर के प्रति है। तो आपका सहयोग रहेगा तो आपसे मुलाकात होती रहेगी हमारी। तो दोस्तों देखते हैं, आज हम बात करते हैं कि हमारा जो ESIC का पेपर था, मैं खुद ही सर के साथ था और मैंने खुद ने देखा आज कि बच्चों का किस तरह से था कि सर मैथ कैसी आई थी, इंग्लिश कैसी आई, और GK का क्या पोर्शन रहा था, और साथ साथ में रीजनिंग का भी क्या रहा था। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें कि ESIC वाला जो पेपर था वो SSC पैटर्न पे था, लेकिन जो पैटर्न एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे थे वो बैंकिंग के आधार पर थे। और सिलेबस का जो दिया था 25-25 क्वेश्चनों का पोर्शन दे रखा था, वो SSC CGL में देता उसी टाइप से दिए थे, लेकिन क्वेश्चन जो टाइप थी वो बैंकिंग की थी। ठीक है, और बैंकिंग में आप सभी जानते हो कि पजल टाइप के क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर देखें। और जिन बच्चों ने, काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता था कि भाई सर 25-25 क्वेश्चन आते, वो SSC के पैटर्न को समझ के फॉर्म भर दिए, लेकिन फिर उनको पता चला कि ये तो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में चले गए। तो उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दे भाई, आजकल SSC का भी थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा 2021 के पेपर लगे थे अपने, CHSL है, CGL है, या MTS के हैं, उनका थोड़ा सिलेबस चेंज हो चुका है। तो रीजनिंग का भी खास ध्यान दे दोस्तों। बिना ऐसे तैयारी के आप सोच रहे होंगे कि सर SSC में आराम से, CGL में हम आराम से कर लेंगे, नहीं हो पाएगा दोस्तों, आप इस भ्रम में रह जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा पजल टाइप के क्वेश्चनों को ज़्यादा करने की कोशिश करें। बाकी की सर से और जानेंगे कि भाई किस तरह से अपने को आगे तैयारी करनी है। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिए इन बातों को। तो सर ने जैसे बताया, मैंने आपको कहा कि रीजनिंग आजकल कोई ऐसे हल्के में लेने वाला सब्जेक्ट नहीं रहा है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि रीजनिंग, ये मेंशन किया हुआ रहता है कि हाई लेवल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो SSC की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनको रीजनिंग के जो पजल वाले क्वेश्चंस थे बहुत ही अजीब से लगे। मैंने सर को इसीलिए आमंत्रित किया कि सर मैथ्स भी डील करते हैं और रीजनिंग भी डील करते हैं, तो सर अच्छे से समझा पाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि लिखा है ESIC एग्ज़ाम रिव्यू, तो अगर रिव्यू की बात करूं, चूँकि मैं तो इंग्लिश ही पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश का बता देता हूं आपको कि कैसे कुछ पेपर्स में जो मैंने 4 पारियों में जो पेपर्स हुए, 4 शिफ्ट्स में जो पेपर हुए, मैंने रिव्यू लिया तो बच्चों का क्या रुझान था, बच्चों ने मुझे क्या बताया। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ आपको कि जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, इंग्लिश वाले पोर्शन में अगर मैं RC की बात करूं, RC आप समझ गए, पैसेज की बात मैं कर रहा हूं, तो पैसेज बिल्कुल स्टोरी बेस्ड पैसेज आपसे पूछे गए। चारों पारियों में एक ही शब्द मुझे सुनने को मिला सभी विद्यार्थियों से कि पैसेज का जो एक प्रकार था पूछने का वो स्टोरी था। तो स्टोरी बहुत आसान होती हैं पढ़ने में, और जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर चैनल पर अपने जो चैनल है आशीष क्लासेस पे जुड़े हुए हैं, शाम को 5 बजे एडिटोरियल देखते हैं, तो उनको बड़ा अच्छे से पता है कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो रेगुलर बेसिस पर तो ऐसे पैसेजेस किस आसानी से आप डील कर सकते हैं। देखो पेपर आसान,
पेपर मुश्किल, ये सब आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि मेरे से वो लोग जुड़े हों जो बहुत आसान, मतलब जो एडिटोरियल पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़े थे वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे उनको बहुत आसान पेपर लग रहा था, तो उन्होंने बताया कि स्टोरी बेस्ड तो था आरसी। एक क्लोज टेस्ट भी अंतिम पारी मुझे सुनने को मिला, जो 4th शिफ्ट थी, जो अंतिम शिफ्ट थी आज के पेपर की, उसमें क्लोज टेस्ट भी बहुत ही इजी लेवल का पूछा गया था। वोकैब की बात करें तो मुझे कुछ शब्द, हालांकि मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कौन कौन से वर्ड्स पूछे, लेकिन बहुत आसान शब्द जैसे बैक का सिनोनिम पूछ लिया, ठीक है ना। टेल की स्पेलिंग पूछ ली, टेल या टेल ऐसा कुछ बताने में आया। तो इतने आसान वर्ड्स आपसे पूछे गए थे वोकैब की अगर बात करें, ठीक है। तो जो कुछ भी इंग्लिश में पूछा गया बेहद आसान पूछा गया। मैं फिर बता देता हूँ कि आसान है या मुश्किल है वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। हो सकता है उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो, ठीक है। जो एसएससी अगर प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक के अगर आप एस्पिरेंट है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसान लगेगा ये पेपर। तो इंग्लिश का तो ओवरऑल ईएसआईसी एग्जाम, जो कि मेरा पहला पॉइंट है आज के डिस्कशन का, बेहद आसान मैं कहूँगा। मैथ्स रीजनिंग का शॉर्ट में सर बताएंगे आपको कि कितना, मतलब क्या लेवल रहा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। और उसके बाद हम आएंगे मुख्य बिंदु पर कि अभी जल्द ही आपका सीजीएल एग्जाम होने वाला है। सीजीएल एग्जाम में अब इतने कम दिनों में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, लास्ट मिनट प्रिपरेशन किस दिशा में जानी चाहिए, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या नहीं पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। तो हितेश सर आप आएँ और बताएं कि क्या मैथ्स और रीजनिंग में पेपर में रहा, थोड़ा सा विस्तार से समझा दें इनको। बिल्कुल दोस्तों, देखो आज जो ईएसआईसी वाला पेपर था उसमें देखा गया कि जो मैथ का पोर्शन था ना, मैथ का पोर्शन में ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं था, एकदम इजी था। और जो मैथ में थे वो जो सिंप्लीफिकेशन के पर्सन थे, वो सिंप्लीफिकेशन के 6 से 7 क्वेश्चन आराम से आ रहे थे और नॉर्मल टाइप से आ रहे थे, ज़्यादा कोई टफ नहीं था, एकदम इजी टाइप से पर्सन पूछे गए थे, नॉर्मल, ठीक है। और इसमें देखा गया था एक प्रॉफिट लॉस है, उनमें से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का उसका भी एक क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम का था उसका भी एक क्वेश्चन था। तो मतलब जो बाकी के टॉपिक है उन सभी से एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ज़्यादा वेटेज रहा वो सिंप्लीफिकेशन का रहा था, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा पूछ रहे थे, ठीक है। और आसान पेपर था मैथ का, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आराम से आप 10 से 12 मिनट में आराम से पर्सन को कर सकते थे, 25 क्वेश्चनों को, कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। एक मेंसुरेशन का भी पर्सन था भाई, है ना, एक मेंसुरेशन का भी सुनने में आया, एक पर्सन था मेंसुरेशन का भी, हर शिफ्ट में आ रहा था और आसान आ रहा था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आ रहा था। नॉर्मल बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो कर लेगा आराम से, ठीक है, उसमें ज़्यादा डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी या डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन बात करें भाई साहब हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या था दोस्तों कि जो रीजनिंग का सिलेबस था उसमें काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा समस्या इस बात को लेके थी कि सर पजल जो आ रही थी ना, वो पजल हमसे नहीं हो पा रही थी। और पजल बैंकिंग सेक्टर के जो बच्चे थे, बैंकिंग जो तैयारी कर रहे थे, वो आराम से कर रहे थे, 1 से 1.5 मिनट में आराम से पजल को सोल्व कर रहे थे। और साथ में जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे वो उन बच्चों से वो पजल नहीं हो पाई थी, उनको थोड़ा कष्ट हुआ और उस मतलब 4-5 मिनट वेस्ट भी किए, फिर भी वो पजल नहीं बन पाई उनसे। तो उनको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों थोड़ा सा आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि हमें ये लगता है कि रीजनिंग आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस उसको ज़्यादा करें, पजल के क्वेश्चनों को भी करने की कोशिश करें। और जैसे मैंने चौथी शिफ्ट में सुना था कि चौथी शिफ्ट में 3 पजल आई थी, 3 पजल में पहली पजल थी जो मैंने बिल्कुल, एक बात और बताओ तो वो पजल जो तीनों थी, तीनों में से 2 पजल ऐसी थी जो मैंने बिल्कुल क्लास में करवाई थी, वही पजल थी। एक पजल तो थी कि 8 कैंडिडेट हैं और 8 कैंडिडेट है 8 मंजिल में रहते हैं, अलग अलग ऊपर से नीचे से 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नंबर दे रखे थे और उनमें सेट करना था उनको। एक पजल थी कि उसमें भी 8 कैंडिडेट थे, है ना, वो कहीं सम्मेलन में जाते हैं, है ना, जैसे उसमें 4 महीने दे दिए, 4 महीने की 11 और 20 तारीख को जाते हैं वो, और मतलब 8 कैंडिडेट किस तारीख को किस हिसाब से जाएंगे, वो पर्सन नॉर्मली था। एक पजल थी, उसमें 5-5 क्वेश्चन आते हैं भाई, पजल के 5-5 क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चन थे। और तीसरी पजल जो पजल टाइप में पर्सन आया था वो ब्लड रिलेशन का आया था, रक्त संबंधी, है ना, ब्लड रिलेशन का पर्सन आया था और आसान था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते थे। यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आप आराम से बना सकते थे उसको, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और कोडिंग के भी इसमें एक क्वेश्चन था। इसके साथ साथ हमारे जो अल्फ़ाबेट में आता है एक चिन्ह प्रतीक, जो चिन्ह प्रतीक का पर्सन होते हैं उनमें भी 4-5 क्वेश्चन थे, चिन्ह प्रतीक से भी रिलेटेड पर्सन थे।
तो इसे मिलाकर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर 4 से 5 क्वेश्चन थे मेन, जो 20 से 22 क्वेश्चनों का वेटेज ले गए। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे, बाकी का जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग का बिल्कुल बेसिक पर्सन था, है ना, और बाकी वेटेज कुछ नहीं रहा था, नॉर्मल यही रखी थी। और जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर डायग्राम से रिलेटेड कोई पर्सन था, नॉर्मल वर्बल रीजनिंग से उससे कोई वेटेज नहीं था, उनका कोई पर्सन नहीं था, क्लॉक या कैलेंडर का भी कोई पर्सन नहीं था, वहाँ से एक भी पर्सन नहीं उठाया गया था, मेन यहीं से पर्सन उठाए गए थे। तो दोस्तों देखा जाए तो आज का जो पेपर था ना वो बिल्कुल आसान था उन बच्चों के लिए जो बच्चे हकीकत में तैयारी किए थे या कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से उनकी मतलब कोशिश है कि अब की बार हम 2022 में जॉब लग जाएं। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा पेपर था और काफ़ी अच्छा मौका भी था कि वो अब की बार ESIC का पेपर आराम से प्री को क्लियर कर सकते हैं। और इसी टाइप से मेंस का भी पेपर होगा दोस्तों, जिनका प्री क्लियर हो जाए उनको मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि वो मेंस की भी तैयारी करें। मेंस का वेटेज है वो 50-50 क्वेश्चनों का होगा, 25 की जगह, और 1 घंटे की जगह 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। तो उनका भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की और पजल टाइप के क्वेश्चनों को भी करें। बाकी SSC के बारे में हम आगे देखेंगे कि SSC में आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बात मैं सर से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि सर क्या बताएं उनके बारे में। हाँ, तो अभी ESIC का रिव्यू तो बता ही दिया हमने कि कैसा पेपर आया, और सार यही है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं आया, बड़ा ही आसान पेपर रहा। ESIC की चारों शिफ्ट्स जब रिव्यू किया, बच्चों से मुलाकात की, तो ये सब पता लगा। अब बात करें मूल मुद्दे पर। मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि CGL की प्रिपरेशन अब कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब CGL के लिए जुड़े हुए हैं चैनल पर, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो बच्चे जुड़े, जो बच्चे मिले मुझसे, चाहे वो ऑफलाइन क्लास का हिस्सा रहे हों या ऑनलाइन क्लासरूम का हिस्सा रहे हों, उनकी एक क्वेश्चन उनका बार बार में था कि सर हमें ये बताएं कि अब हमें किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी को अब अंजाम दें, कैसे हम अच्छा हाई स्कोर कर सकते हैं, अब क्या पढ़ें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने हमेशा बताई है, एक CGL की स्ट्रेटजी का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। CGL के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए वो वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बता दूं आपको, मैं फिर से रिकॉल कर दूं कि एक तो MB पब्लिकेशन, मैं सभी से कहता हूं कि ये एक बुक है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आप अरिहंत भी ले सकते हैं, किरण भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें उनकी तुलना में गलतियां बहुत कम हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इसके लिए आप जाएं। MB पब्लिकेशन के अलावा SP बख्शी, ये 2 बुक, इसके अलावा तीसरी बुक की आपको आवश्यकता है नहीं। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे ब्लैक बुक ले लें क्या, तो ब्लैक बुक में कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं है। ब्लैक बुक में वही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो वर्ड्स आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे हैं। बस फर्क ये है कि इन्होंने ब्लैक बुक में उन वर्ड्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, सिनोनिम के साथ सिनोनिम मिल जाएंगे आपको, एंटोनिम की हेडलाइन के नीचे एंटोनिम मिल जाएंगे, ऐसे ही 1 वर्ड्स मिलेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे। तो कुछ खास नहीं है, कुछ अलग नहीं है, तो उसके लिए जाने की जरूरत आपको नहीं है। अब चूंकि टाइम कम बचा है तो क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल आपको, चूंकि प्री एग्जामिनेशन है आपका, तो इसके लिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो वोकैब सेक्शन है इसका, SP बख्शी का जो वोकैब सेक्शन इसका है, वो आप अच्छे से देख कर जाएं। अब इतने कम समय में आप ये कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अगर आप कर पाएँ तो MB पब्लिकेशन में भी शुरुआत में कुछ वोकैब का पोर्शन दे रखा है, वो आप देख कर जाएँ। और एडिटोरियल जो आप पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, वो पढ़ें। इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैब, ये 2 वो सेक्शंस हैं, वो सेगमेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के जो हाई स्कोर करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। इन दोनों सेक्शंस पर आप अच्छे से एम्फेसाइज करें। ग्रामर जैसा है वैसा फिलहाल के लिए रहने दें। आप ग्रामर के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ESIC का पेपर आया है, या पहले मैंने मेंस का पेपर देखा था इस बार वाला, या फिर उससे पहले प्री एग्जामिनेशन हुए हैं, इंग्लिश का पेपर बहुत आसान आता है, आपको बेहद आसान लगेगा, कहीं पर डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही शॉर्ट में बता दूं आपको कि आपको वोकैब सेक्शन देखना है SP बख्शी का, वोकैब जो शुरुआत में दे रखी है MB पब्लिकेशन में, वो पढ़ना है। इसके अतिरिक्त अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे भी सर ये किताब पढ़ें वो किताब पढ़ें, तो मैं हाँ ज़रूर कर दूंगा आपको, लेकिन पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। इतने कम समय में इतना कम लेकिन सटीक पढ़ना ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी होगी, और आपकी तैयारी अच्छी है तो स्कोर आपको हाई करने से कोई रोक नहीं सकता। बात रही मैथमेटिक्स की, और जैसा कि मैं फिर कह दूं कि रीजनिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आजकल आने लग गई है, तो रीजनिंग को हल्के में ना लें, क्योंकि आपका स्कोर रीजनिंग में, मैं हमेशा कहता हूं ऑफलाइन क्लासरूम में भी 50 आउट ऑफ 50 आपको करना है।
अगर आपका इसमें स्कोर 45 भी रह रहा है तो ये जो -5 है इसकी भरपाई आप कहाँ करेंगे ये आपको सोचना है। तो रीजनिंग उस लेवल की कि 50 आउट ऑफ 50 आपके आएँ वो कैसे आ सकते हैं, क्या आपको इस शॉर्ट अवधि में पढ़ना है, वो हितेश सर आपको बताएंगे। ठीक है ना। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप ESIC का पेपर पैटर्न तो मैंने बता ही दिया कैसा रहा, वो तो खैर बीत गया, जो हो गया लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। अभी हम देखें फ्यूचर में हमें क्या करना है, तो उसके लिए हितेश सर आपको बताएंगे कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन पैनिक नहीं होना है, सटीक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है ताकि आपका अच्छा स्कोर हो। और फिर मेंस की स्ट्रेटजी आपको इस चैनल पर हितेश सर भी बताएंगे, मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा, इंग्लिश के बारे में। हितेश सर आए बताएं इनको, ये लगा लो। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम SSC CGL की जो 11 अप्रैल से पेपर चालू हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमारे पास 20 दिन का लगभग समय है, 15 से 20 दिन है। तो उसमें क्या करना चाहिए अपने को। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपने एक बार अपना सिलेबस पूरा कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आप हकीकत में SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपने एक बार सिलेबस पूरा कर लिया, तो अब आपको करना क्या है, मेन अपना काम है अब क्या करना है, यहाँ क्या नहीं करना है। देखो दोस्तों, अपने को पहले तो वो किताब खरीदनी है जो अपने SSC के लिए बढ़िया है, या जो पिछले सालों में पर्सन आए हुए हैं उस किताब को खरीदें। उसमें सबसे शॉर्टकट जैसे देखा जाए तो जैसे पिनिंकल की आती है वो किताब आप ले सकते हो, वो बढ़िया है। ठीक है, बाकी आप किताब खरीदोगे तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इतने क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो आप उस किताब में खरीदें। ठीक है, या फिर जो भी आपके पास है उसी को ले, है ना। ज़्यादा एक्स्ट्रा किताबें आप खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको जो है बस उसी का यूज करें। लेकिन देखो दोस्तों, आपने इतने दिनों में पढ़ा होगा, पढ़ा तो आपको ये पता चल गया होगा कि सर मैं ये टॉपिक पढ़ता हूँ तो मेरे इतने क्वेश्चन कम आते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं हो पाता है, तो उनको आपने मार्क लगाए होंगे, किताबों में है वो क्वेश्चन, या फिर आपने नोट्स बनाए होंगे, उनका रिवाइज करें, उनको बार बार पढ़े। और जो सबसे मेन मुद्दा है अपना, देखो 25 क्वेश्चनों का जो वेटेज होता है ना दोस्तों, लगभग 25 क्वेश्चनों का होता है, उसमें 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पीछे के सालों में आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, वैसे के वैसे मिलेंगे। आप उनको एक बार जरूर देखें। और सबसे मेन ध्यान रखें, 2021 और में जो क्वेश्चन आए थे, चाहे वो CPO है, चाहे वो अपना CGL है, या फिर चाहे वो CHSL है, या थोड़ा बहुत MTS में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, तो वो भी क्वेश्चन आप देखें, उनको छोड़े नहीं। और 2020 का भी साथ देखो, 2020 में जो क्वेश्चन आए थे बहुत आसान थे। ठीक है, तो 2020 के बहुत आसान थे, लेकिन 2021 में जो प्रश्न आए हैं वो ठीक आए हैं, अच्छे आए हैं। और उसी के हिसाब से देखा जाए तो 2022 में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, इस पैटर्न को पकड़े, और अपने को क्या करना है कि इन क्वेश्चनों को जितना ज्यादा कर सकता है उतनी ज्यादा कोशिश करें। पहला काम अपना। दूसरा काम आपको अब करना क्या है, जैसे आपको कुछ अर्थमेटिक में टॉपिक अच्छे आते हैं तो उनको कम करें, एडवांस को ज़्यादा पढ़े। जिनको एडवांस अच्छी आती है वो अर्थमेटिक को ज़्यादा पढ़े। लेकिन अपने को पढ़ना कैसे, देखो दोस्तों, अपना सबसे मेन काम क्या है। आप एक काम करो, आप है ना 4 सेक्शन बनाना। 4 सेक्शन जैसे A नाम से बनाओ, B नाम से बनाओ, और इसी प्रकार C और D, ये 4 सेक्शन बनाओ आप। 4 सेक्शनों में क्या करना है, अपने को टॉपिक लिखने, जैसे 5 टॉपिक यहाँ लगाए, 5 या 4 जो भी आप कर सकते हो, 5 टॉपिक आपने लगाए। 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक यहाँ लिखो, कोई भी 5 टॉपिक लिख लो आप। और इसी प्रकार 5 टॉपिक हर सेक्शन में 5-5 टॉपिक लिख लो, ये 4-4 टॉपिक लिख लो, जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने टॉपिक बनाए पढ़ते टाइम उस हिसाब से लिखो। अपने को क्या करना है, जैसे आज क्या करना है, आज पहले दिन आपको ये काम करना है, पहले दिन इन सभी टॉपिक से 30-30 क्वेश्चन निकालने। भाई 30-30 क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं होते, 30-30 क्वेश्चन निकालो इनसे। अब है ना, इनसे 1 नंबर से लेकर, मतलब जैसे 1 से लेकर 30 तक मैंने सारे क्वेश्चन निकालिए। आज पहले दिन मैंने सारे क्वेश्चन निकाले। फिर अगले दूसरे दिन है ना, दूसरे दिन मेरे को यहां से 1 से लेकर 30 क्वेश्चन निकालने, अगले 5 टॉपिक के। ठीक है, मिक्स पढ़ना है, अपने को ध्यान रखना है, अपना काम है अब मिक्स पढ़ाई करना। इतने दिन आपने टॉपिक पढ़े, उनको छोड़ो, जो पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, सिलेबस कर लिया अच्छी बात है, अब आपने को मिक्स पढ़ना है। ठीक है, फिर तीसरे दिन इसमें करना है 1 से लेकर 30 तक, इसी प्रकार चौथे दिन 1 से लेकर 30 तक करना है। अब 4 दिनों में अपने को हर एक टॉपिक से 30-30 क्वेश्चन अपने को किए कर लिए अपने को। अब दूसरे दिन क्या करना है, 5वें दिन वापस क्या करना है, इस टॉपिक पे आना है। 5वें दिन इस टॉपिक पे आओ और यहां से 31 से स्टार्ट करके लगभग 60 क्वेश्चन यहां से करो। तो
तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5वें दिन इस प्रकार से 10 दिन तक आपका 60 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। फिर 30 अगले 11वें दिन क्या करना है, इसमें से ही वापस पढ़ लेना है। लेकिन पढ़ने के कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा बकवास क्वेश्चन उनको स्किप कर देना। जैसे मान लो इसमें कुछ टॉपिक है जिनके क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, तो उनके वेटेज बढ़ा लेना अपने आप को, मतलब कोशिश करना आप थोड़ा चेंज करो अपने आप को। जैसे मान लो कुछ किसी टॉपिक में 60 क्वेश्चन ही है, ठीक है, और एक ऐसा टॉपिक लिया जिसमें 150 क्वेश्चन है, तो अब क्या करें सर, इसमें 150 इसमें 60 है, तो ये क्या होगा, दूसरे राउंड में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि इसके 30 वाले क्वेश्चन है ना, वो इसमें ऐड कर लो, है ना। अब इस टॉपिक के 30 के बजाय 60 क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अब इस प्रकार से 150 क्वेश्चन पर डे निकालो, ठीक है। और जैसे आपको टाइम मिलता है, आप एक काम करना, आप शिफ्ट जितने भी शिफ्ट लगे थे 2021 में, उनको क्या करना, अपने मोबाइल में 12 मिनट या 15 मिनट का टाइम सेट करो, है ना। मोबाइल से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप टाइम सेट करो और पीछे की पीडीएफ खोलो। आप उन 25 क्वेश्चनों को 15 मिनट में करने की कोशिश करो, है ना। एक दिन में कम से कम 2 शिफ्ट आप करो, 2 से 3, जो भी आपसे 15-15 मिनट का टाइम लो, ठीक है। जैसे एक सुबह कर ली, एक दोपहर को कर ली, एक शाम को कर लिया, 3 टाइप में करो। 25-25 क्वेश्चन करने आपको 15 मिनट में आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हो, कितने छोड़ पाते हो, कितने आपके सही हैं, किस टाइप के आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, उस टॉपिक को आप निकालो, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ो। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसमें आप जैसे टेस्ट देते हो, काफी बच्चों का मैंने देखा है कि टेस्ट, सभी बच्चे लगभग टेस्ट देते हैं, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हो टेस्ट सारे देते हैं, ठीक है। कोई बच्चा बताता सर मेरे 110 आए, 120 आए, 150 आए, 160 आए, सबका ठीक आ रहे हैं। लेकिन देखो एक समस्या भाई, अब आपको करना क्या है, आपको एक दिन में एक टेस्ट देना है, और देना किस हिसाब से, आपको शिफ्ट वाइज। जैसे मान लो आज मैंने टेस्ट दिया, वो सुबह 9 से 10 दिया, क्योंकि आपको पता है एसएससी में एक शिफ्ट होती है 9 से 10, तो मैं आज 9 से 10 दूंगा। कल टेस्ट दूंगा वो 1 से 2 दूंगा, अगले दिन तो टेस्ट दूंगा वो 4 से 5 दूंगा, है ना। आप ये टाइम फिक्स करो, आज 9 से 10, फिर 1 से 2 और 4 से 5, ऐसे आप 3 दिन में 3 अलग अलग शिफ्टों में दो। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग है ना, थोड़ा सा उस टाइम को पकड़ने की कोशिश करेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेगा। यदि आप ऐसा कर रहे हो कि भाई रात को फ्री तो रात को दे लिए, सुबह जल्दी उठ के दे लिए, तो ऐसा नहीं करना। अब आपको टाइम के अकॉर्डिंग देना है, ताकि अपना जो दिमाग है ना वो थोड़ा उस टाइम को पकड़ सके, उस टाइम के अकॉर्डिंग कंट्रोल में आ सके कि हाँ इस टाइम मेरे को टेस्ट देना है। और एग्जाम में जाओगे ना तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा कि इस टाइम अपने को टेस्ट देने की आदत हो जाती है एक तरह की, और किसी चीज़ की हम आदत होती है तो उसको उस टाइम करने में ठीक भी लगता है, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान दें, ठीक है। और ये रहा अपने मैथ का है भाई, मैथ में आपको इस हिसाब से करना, जितना ज़्यादा करना उतना करना है, फालतू के क्वेश्चन अब नहीं पढ़ने। दूसरी बात, आपने देखो कॉपी बनाई होगी जिसमें नोट्स आपने लिखे होंगे भाई, जैसे जो बच्चा पढ़ता है वो पक्का नोट्स लिखा होगा। आपको क्या करना है, उस कॉपी को बार बार पढ़ो, जितने भी 150 क्वेश्चन क्लास में करवाए उनको बार बार पढ़ो, किस टाइप के करवाएं। दूसरी बात, जो अर्थमेटिक हैं, सॉरी एडवांस के हैं, वो जो फॉर्मूले हैं या थ्योरम है उनको पढ़े भाई, है ना। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार पढ़े। अलजेब्रा के फॉर्मूले बार बार पढ़े, उनको आप याद करने की कोशिश करें, है ना। उसी टाइप के पर्सन आएंगे, ठीक है। ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसे डरने की कोशिश मत करो कि सर पता नहीं क्या होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आराम से कर पाओगे। आप अपने आप को ये समझो कि मैं सबसे बेस्ट हूं और मैं बेस्ट करके रहूंगा। आराम से कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। अब बात रही अपनी थोड़ा सा, देखो रीजनिंग का भी मैं साथ में बता देता हूं कि रीजनिंग भी हमें को कैसे करनी है। रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है भाई, अपने आजकल देखा जा रहा है, जो सीजीएल में देखा मैंने पिछली बार, तो रीजनिंग का काफ़ी बच्चों की कमी हुई है। एमटीएस मतलब जो सीजीएल का दे रहा है वो एमटीएस में भी रीजनिंग नहीं कर पाया, इतना ज़्यादा थोड़ा चेंज हो गया पैटर्न। तो थोड़ा सा बच्चों आप एक बात को भी ध्यान दें, थोड़ी सी कोशिश करें भाई लोगों कि आप रीजनिंग में ना, रीजनिंग में जो नॉर्मल टॉपिक है जैसे क्लॉक है, कैलेंडर, इनको छोड़ो एक बार। आप एक तो कोडिंग रिकॉर्डिंग, जो न्यू पैटर्न के पर्सन आए थे 2021 में, उनको पढ़े। 2021 में जो कोडिंग रिकॉर्डिंग के पर्सन है या ब्लड रिलेशन के पर्सन है, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को ज़्यादा दे, है ना। इन क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान दे। और पजल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, पजल टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश करें। जैसे सेटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग टेस्ट है, इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आप पजल टाइप के क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर सको। और सारे बच्चे ध्यान दें, कम से कम आप एग्जाम देने से पहले 100 पजल करके ही जाए भाई। 100 पजल आपको करनी है, ठीक है। इतना जरूर ध्यान दें, 100 पजल कर लोगे तो आप आराम से सीजीएल में 50 में से 50 कर लोगे, कोई इश्यू नहीं होगा। 50 में से 50 कर सकते हो।
और स्पीड बढ़ाने का तरीका मैंने बता दिया कि आप मोबाइल में टाइम सेट करो, और टाइम जैसे सेट करोगे और आप उस टाइम में देखो कि मैं कितने क्वेश्चन कर पाता हूँ। ठीक है, सेक्शन से दो, जैसे पहले मान लो रीजनिंग का टेस्ट दिया, मैथ का भी दिया, इंग्लिश का भी दिया, जीके का दिया, तो उस हिसाब से आपको बार बार टेस्ट देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बातों का ध्यान दें। और यदि आपको हकीकत में प्री क्लियर करना है तो दोस्तों ये पैटर्न जरूर अपनाएं। यदि ऐसा अपनाओगे तो आपको सीजीएल में कोई नहीं रोक सकता। आपकी बार ध्यान रखना इस बात का, कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब की बार सीजीएल प्री क्लियर करना है, और प्री क्लियर करने के बाद बताना कि सर पेपर देने के बाद बताना जरूर कि कैसा लगा आपका पेपर, और इस पैटर्न को कौन कौन बच्चा फॉलो किया है, आपको फायदा मिला या नहीं मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। सर आशीष सर आपको बाकी बातें और बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो हाँ तो भाई सर ने बता ही दिया, बहुत सटीक डिस्क्रिप्शन सर ने किया। और एक बात जो कि मैं भूल चुका था कि मॉक टेस्ट आपको शामिल करना है, इंग्लिश का भी शामिल करना। और एक बहुत अच्छी बात मेरे को भी आज नई बात लगी, और वैसे बहुत अच्छी बात है, सही बात है कि माइंड को अगर आप एडेप्ट करवाना चाहते हैं उसी समय के अनुसार, जो समय आपको दिया जाता है एसएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वैसे ही आप करें कि जो शिफ्ट सर ने बताई वैसे ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट देख के पूरा एनालिसिस ज़रूर करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट की संख्या से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एनालिसिस से फ़र्क पड़ेगा। पूरा विश्लेषण करें, खुद से झूठ ना बोलें, जो भी आपका स्कोर है उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ने की चेष्टा रखें। सर ने कहा कोई नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, आप सभी सफल होंगे। और मैं जब रिव्यू करने पहुँचूँगा तो बड़ी खुशी से आप मेरे से मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये सेशन कंप्लीट करते हैं और मिलेंगे इसके बाद में आपके पास जो एग्ज़ाम सेंटर में आप मिलेंगे मुझसे। सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आज बहुत सारे बच्चों ने मुझसे मुलाकात की, उनको ये आश्चर्य था कि सर आप सीकर से हैं क्या। उनको लग रहा था मैं दिल्ली से हूँ, गुड़गांव से हूँ, जयपुर से हूँ, सीकर राजस्थान से हूँ। और सीकर में अगर आप रहते हैं तो हमारा ऑफलाइन क्लासरूम है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है वीनस गुरुकुल के नाम से, नवलगढ़ रोड पे। वहाँ पे आप आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जो भी सहयोग हमारी टीम के द्वारा बन पाएगा वो सहयोग आपको किया जाएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपसे बेहतर मार्क्स किसी के नहीं आएंगे, इस विश्वास के साथ आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है, अच्छे से तैयारी करनी है। 11 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट हैं। जो भी समय बचा है उसका एक एक मिनट, एक एक पल आपको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है ना। और उसके बीच जो भी मोटिवेशनल चीज़ें होंगी आपके लिए, क्योंकि मोटिवेशन कई बार चिंगारी का काम करता है और वो चीज़ें आपको वहाँ तक पहुँचा देती है जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। लेकिन कई बार मोटिवेशन के अभाव में हम लोग एकदम सुस्त रह जाते हैं, पैसिव स्टेट में पहुँच जाते हैं, निष्क्रियता आ जाती है। का सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन हम ज़रूर से बूस्टअप होंगे, एनर्जी को बूस्टअप करने की ज़रूरत है। अब वो टाइम है जब हम निष्क्रिय नहीं हो सकते, सुस्त नहीं रह सकते। हम सब कुछ छोड़कर अब इस स्टडी को फोकस करें, सटीक स्टडी करें। कम टाइम में अधिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो समझना है। तो इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का मैंने बताया। जीके के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा। जीके के सर मेरे साथ अगर अब होते तो मैं ज़रूर आपसे मुलाकात करवाता। बाकी आप घटना चक्र, जैसा कि मैं सुनता हूं उनसे, तो घटना चक्र के वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो ज़रूर से पढ़ के जाएं। करंट अगर आप मोमल से या क्रोनोलॉजी से पढ़ते हैं बहुत बेहतर है, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये चारों चीज़ों की आप तैयारी इस तरह से करें। बाकी हम स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे जब आपका प्री एग्ज़ाम हो चुका होगा। मेंस में कैसे तैयारी करनी है वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।